इस दुनिया में हमें अनाकू के गंदे जीवन से परिचित कराया जाता है। यह उसके पैर को छूने वाले विद्युत प्रवाह की एक साधारण और एकल चिंगारी की तरह था। उसे एक झटका लगा और उसकी दुनिया उलटी हो गई। एक जिद्दी अटाकू बिना जीवित रहने के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी के बिना दूसरी दुनिया में कैसे रह सकता था। और अप्रत्याशित रूप से एक दिन एक बैरन ने नायक को एक शहर बेचने का फैसला किया। हालांकि लड़के का मानना था कि उसे बड़ी राशि खर्च करनी होगी और फिर भी वह इसे खरीदने में सक्षम नहीं होगा। फिर भी बैरन ने अपना डोमेन बेचने का फैसला किया, क्योंकि वह सेवानिवृत्त होना चाहता था और बदले में सिर्फ 5 कप मांग रहा था। एक बार उसे ड्यूक के महल में एक क्रिस्टल कप देखने का सौभाग्य मिला, लेकिन यह नायक के पास मौजूद लोगों की तरह स्पष्ट और शानदार नहीं था। इसलिए सिर्फ 5 कप के बदले में नायक को अपने लिए एक पूरा शहर मिल गया। उसने तुरंत एक खूबसूरत महिला को अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। निषिद्ध पर्वत, श्रृंखला के पूर्व में सहस्राब्दियों तक चलने वाले तूफान, ये अंधकारमय और निर्दयी समय है। इन सब के बीच लोग दुख में समाप्त हो रहे हैं। यह अनियंत्रित हत्या केवल कुलीन लोगों का एक खेल था, जिसमें मजबूत लोग कमजोर लोगों का शिकार करते हैं और जंगल की दीवार सर्वोच्च शासन करती है। मुख्य राज्यों में से एक में एक विक्रेता ताजा और सस्ते संतरे की घोषणा करते हुए चिल्लाता है और सभी को उन्हें जांचने के लिए कहता है। इस विक्रेता का नाम ली फैंग है और उसे इस रहस्यमय दुनिया में आए 1 महीना हो गया है। इसके बावजूद उसने इस दुनिया और पृथ्वी के बीच पुनर्विक्रय करके बहुत पैसा कमाया है। अब तक उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए यह समय है कि वह कुछ समय के लिए किसी प्रतिष्ठान में रहने के लिए खोज करे। नायक अटेंडेंट के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह उसे पूरा सराय बेच देगी, जिससे वह फिर से आश्चर्यचकित हो जाती है। नायक अपना अनुरोध दोहराता बहुत सारा पैसा उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए नायक एक बार फिर अपना अनुरोध करता है, लेकिन लड़की चिढ़ जाती है और कहती है कि उस स्थिति में यह बिक्री के लिए नहीं होगा। लड़का कहता है कि वह बहुत सारा पैसा दे सकता है। जो प्रतिष्ठान के पीछे एक मेज पर बैठे 2 ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करता है, उनमें से एक उठता है और लड़के की क्रय शक्ति को देखते हुए सुझाव देता है कि उसे एक साधारण बार के बजाय एक पूरा शहर खरीदना चाहिए। जाहिर है, यह प्रस्ताव ल्यू फैंग की जिज्ञासा को उत्तेजित करता है और वह व्यक्ति पुष्टि करता है कि उसने गलत नहीं कहा था। वह बैरन कार्टर अपने बेटे फेज के साथ है। हालांकि नायक का मानना है कि यह पुराना संरक्षक एक शहर को बेचने के लिए दिवालिया नहीं है और इस तरह के मामले में अपनी विरासत का व्यापार करने के लिए तैयार होने का कारण सवाल करता है। बैरन इस नाजुक मामले को छूने के लिए एक गहरी सांस लेता है और फिर समझाता है कि वह बूढ़ा हो रहा है। शहर के लिए वह कितना चाहता था और प्रसन्न भाव के साथ कार्टर कहता है कि उसे 100 स्वर्ण सिक्के चाहिए। यह सुनकर नायक पूरी तरह से अविश्वास करता है और सवाल करता है कि क्या बूढ़ा आदमी पागल है। ऐसा कहा जाता है कि 100 स्वर्ण सिक्के 4 मिलियन भेड़ या 5 लाख मवेशियों के बराबर होते हैं। हालांकि यह विनिमय 3 पीढ़ियों के लिए वित्तीय आराम के बराबर है। नायक का मानना है कि उसे धोखा दिया जा रहा है और वह जानता है कि वह वाणिज्यिक दुनिया में नौसिखिया नहीं है। बदले में कार्टर सवाल करता है कि क्या राशि बहुत अधिक है, यह कहते हुए कि वह क्षेत्र के साथ एक महान उपाधि भी प्रदान कर सकता है। लेकिन नायक फिर भी मना कर देता है और उस समय एक ब्लेड उसकी गर्दन के पास आता है, जो स्पष्ट रूप से उसे धमकी दे रहा है। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति नोबल का बेटा है, जिसे फीड कहा जाता है, जिसने कहा कि लड़के को सम्मान महसूस करना खरीदने के लिए और कार्टर हस्तक्षेप करते हैं और सामंजस्य स्थापित करने के लिए कहते हैं। जैसे कि यह कीमत के बारे में है, वे इस पर चर्चा कर सकते हैं। बैरन पूछता है कि लड़के को कितने सोने के सिक्के उचित लगते हैं और फिर वह 100 सोने के सिक्कों के इस विचार को अलग रखने के लिए कहता है कि उसके पास उनमें से 30 भी नहीं है। इसलिए बूढ़ा आदमी 30 सोने के सिक्कों के लिए अपनी जमीन बेचने के लिए सहमत होता है। सौदा बंद करना। शुरू में नायक बिक्री से चौंक गया और सोचता है कि बैरन शायद शुरू से ही
30 सिक्कों के लिए बेचने के लिए तैयार था। अपने तर्क को समझाने के लिए बूढ़ा आदमी कहता है कि जब उसने व्यापारी के चेहरे को देखा तो उसे एक विशेष छूट देने का मन हुआ। व्यापारी ने बदले में समझाया कि वह अपने साथ कोई पैसा नहीं लाया है, लेकिन बैरन जवाब देता है कि कर्ज का भुगतान उसके कुछ खजाने से किया जा सकता है। बयान लियो के दिमाग में भ्रम पैदा करता है, लेकिन बिना किसी सस्पेंस के 68 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वह पश्चिम में सबसे अधिक लोकप्रिय और दूर स्थित दुकानों में से एक में पहुंचा, जहां एक विशेष पेशकश में 5 कप 10 रीस के लिए बेचे गए थे। हालांकि लियू ने अपने उत्पादों को इस तरह से बाजार में उतारा जैसे कि उसने उन्हें उच्च मूल्य पर खरीदा हो। इस प्रकार उत्पाद के साथ सामना किए गए कपों का बाजार मूल्य बढ़ गया। कार्टर बताते हैं कि एक बार उन्हें ड्यूक के महल में एक क्रिस्टल कप देखने का सौभाग्य मिला था, लेकिन तब भी यह उतना स्पष्ट और शानदार नहीं था। इस मामले में नायक को विश्वास नहीं हो रहा है कि इस दुनिया के लोग इतनी आसानी से धोखा खा जाते हैं। इसके विपरीत दोनों रईस केवल उस आधुनिक आविष्कार की प्रशंसा करते हैं। लियू सोचता है कि यदि उसे यह पहले पता होता तो वह उनमें से और अधिक लाता, लेकिन वैसे भी वह जब चाहे दुनियाओं के बीच आगे पीछे जा सकता है। सुंदर कपों को देखने के बाद बैरन अपने पुराने दोस्त से पूछता है कि क्या उसके पास इस तरह के अन्य खजाने हैं। इस पर नायक को पता चलता है कि यह कमीना यह पता लगाना चाहता है कि क्या उसके पास कोई और मूल्यवान वस्तु है, और यदि उसके पास है तो वे उसे पाने के लिए उसे मार देंगे। नायक सोचता है कि चूंकि कप को खजाना माना जाता है, इसलिए वह सभी खजाने इकट्ठा करेगा और उन्हें अपने भंडारण स्थान में संग्रहित करेगा। इस प्रकार उन्हें देखने के लिए इसे खोल देगा। हालांकि इससे पहले नायक अभी वह इनमें से कुछ भी नहीं चाहता है, जिस पर नायक टिप्पणी करता है कि यह एक दया है। बाद में देहात में एक धूप वाली सड़क पर घोड़े की सरपट दौड़ सुनाई देती है। नायक कायांग शहर के पास गेहूं के खेतों में रईसों के साथ है और वह देखता है कि फसलें बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही हैं। कार्टर सहमत हैं। शरद ऋतु की फसल में अनाज चुराने के लिए आने वाले घोड़ा चोरों से सावधान रहने के बावजूद सवारी की एक निश्चित अवधि के बाद वे अंततः ओफई यांग शहर पहुंचते हैं और हमारे नायक उसके सामने जो देखता है उससे बहुत उत्साहित हो जाता है। हालांकि रईस कहता है कि यह पेड़ संदिशो में वास्तविक शहर नहीं है। उस विकसित शहर के विपरीत दिशा में पहला और एकमात्र शहर आईयांग पूरी तरह से नष्ट हो गया है, और इस मामले में एक दयनीय स्थिति में नायक यह समझते हुए रोना शुरू कर देता है कि उसे शुरू से ही यह महसूस कर लेना चाहिए था कि पुरुष नेता के परिवर्तन की घोषणा करने के लिए एक गिरजाघर के शीर्ष पर जाते हैं। साइट पर सभी को इकट्ठा करते हुए नागरिक आश्चर्य करते हैं कि क्या उन्हें बुलाया जाएगा, जबकि अन्य लोग सरकारी झोंकों से डरते हैं जो उन्हें सुन लेंगे। इस प्रकार बैरन कार्टर घोषणा करते हैं कि आज वह लेफेंग को शीर्षक दान करेंगे और आज से वह शहर के नए भगवान होंगे। नागरिकों में से एक को उम्मीद है कि वह अब और कर नहीं बढ़ाएगा, लेकिन एक और कहता है कि लेव निश्चित रूप से घोषणा के साथ एक और जोंक है। कार्टर ने शहर ओफैयांग को नायक को सौंप दिया और कहा कि वह इस मामले में जा रहा है। नायक अपने नए लोगों को भाषण देने का फैसला करता है। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ भी कहना शुरू कर सके, नागरिक उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं और उसे परजीवी कहते हैं और कहते हैं कि उनका सारा पैसा चूस लिया गया है। इस प्रकार वे परजीवियों के साथ विरोध शुरू करते हैं और नायक पर पत्थर फेंकना शुरू करते हैं, जो सोचता है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनमें से एक ने अपने स्वामी को बताया कि राक्षस बहुत शक्तिशाली था और वे उसे अपने साथ ले जाने में सक्षम नहीं हैं। यह कार्टर को बहुत परेशान करता है, लेकिन अचानक उसे एक विचार आता है जो उसकी समस्या का समाधान कर देगा। अब वह शहर के नए स्वामी को बुलाता है और बताता है कि उसने महल के तहखाने में एक गुप्त उपहार छोड़ा है, जो नायक की जिज्ञासा को जगाता है। बैरन चेतावनी देता है कि लड़के को बिना देर किए इसे देखना चाहिए, क्योंकि अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं तो महल ध्वस्त हो सकता है। यह सुनकर नायक पूरी तरह से हताश हो जाता है
कि उसके महल के नष्ट होने की संभावना है और वह इसका आनंद भी नहीं ले पाएगा। इसलिए वह तहखाने की ओर भागता है और सोचता है कि आखिर अंदर क्या हो सकता है। महल में पहुंचने पर नायक तहखाने की ओर चलता है और उस स्थान में प्रवेश करता है जहां उसे चूहे और जलती हुई मशालें मिलती हैं। वह सोचता है कि बैरन ने इस स्थान पर किस तरह का उपहार छोड़ा है। इस संदर्भ में वह चिल्लाकर पूछता है कि क्या कोई है और ताले के पास झुककर गेट खोलने की तैयारी करता है। हालांकि अचानक मरम्मत की कमी के कारण दीवार उस पल लड़के के पैर पर गिर जाता है। पूरे स्थान में चीख गूंजती है और ले उस नारकीय दर्द के बारे में शिकायत करते हुए रोना शुरू कर देता है जो वह महसूस कर रहा है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो नायक का ध्यान खींचता है, जिससे वह अपने सामने के दर्द के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। वह एक डेमियम था और यह पहली बार था जब नायक ने उसे देखा था। अब यह समझते हुए कि इस दुनिया में लड़की की हालत की जांच करने के लिए ऐसे नमूने हैं, लियो निकट आता है और उसे हिलाते हुए पूछता है कि क्या वह अभी भी जीवित है। उसे एहसास होता है कि यह वह उपहार हो सकता है जिसके बारे में भगवान बात कर रहे थे। इसलिए नायक सोचता है कि वह कुछ नहीं कर सकता और लड़की को मरते हुए नहीं देख सकता। इस प्रकार नायक अपने हाथ में एक जादू करता है जो स्पेस टाइम में एक नीला वृत्त खोलता है जो इस दुनिया में विभिन्न खाद्य आपूर्ति लाता है। वह लड़की की हालत में सुधार करने के लिए पीने के लिए कुछ अच्छा खोजने का फैसला करता है जो इस समय बहुत कमजोर है, अर्ध बेहोश। जबकि वह सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है कि डेमियम अपना हमला जारी रखती है, एक तरफ से दूसरी तरफ कूदती है और अंत में दहाड़ते हुए नायक की ओर जाती है। नायक बदले में मदद के लिए चिल्लाता है और उसके मन में अपने जीवन के सभी क्षण याद आते हैं। वह निश्चित रूप से मरना नहीं चाहता क्योंकि अब तक वह अपनी पत्नी के रूप में सुंदर और अमीर युवती पाने में कामयाब नहीं हुआ है। हालांकि वह लड़की जो लड़के को खत्म करने वाली थी बस उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। इस मामले में ली राहत महसूस करता है, यह समझकर कि वह आसन्न खतरे से बचा लिया गया है। बाद में महल में नायक की शिकायत की चीख पूरे क्षेत्र में सुनाई देती है। लड़की उसके बिस्तर पर होती है। वह उसकी अपार सुंदरता से प्रभावित होता है। इस रहस्यमयी जानवर महिला का नाम मीना है और ली आश्चर्य करता है कि कार्टर को उस समय उसे कालकोठरी में क्यों बंद करना पड़ा। लड़की का पेट भूख से बढ़ महल से बाहर निकलता है और शहर के नीचे जाता है जब तक कि यह एक बुजुर्ग नागरिक के सिर पर गिरने से अपने भाग्य से नहीं मिलता है। अपने हाथ में कागज उठाता है। बूढ़ा आदमी आश्चर्य करता है कि यह क्या हो सकता है, लेकिन जब वह इसे देखने का फैसला करता है तो वह सामग्री से प्रभावित होता है। फिर वह सभी को अपनी खोज की घोषणा करता है और उन्हें महल में वापस आने के लिए पत्रक पर एक नजर डालने के लिए कहता है। हमारे नायक ने दलिया तैयार किया है और इस समय वह तापमान को कम करने के लिए उस पर थोड़ा सा फूंक मारने में सावधानी बरतता है। इसके बाद वह बेहोश डेमियम को खिलाता है जो भोजन को निगलती है और उसके मन में यह अच्छा लगता है कि भोजन चावल का दलिया है। उसकी कुछ ऊर्जा बहाल होने के बाद लड़की अपने बेहोशी से जागती है और बहुत अच्छे स्वभाव के साथ बिस्तर से उठती है। जागने पर लड़की को पता चलता है कि वह उस व्यक्ति के बगल में है जो उसकी चेतना के अंतिम क्षण में कालकोठरी में उसे परेशान करने आया था। इसलिए वह नायक पर कूद पड़ती है और आक्रामक तरीके से सवाल करती है कि उसने उसे क्या खाने को दिया। इस मामले में नायक उसे बताता है कि यह सिर्फ चावल का दलिया है, जिससे लड़की अपना ध्यान लेओ के हाथ के कटोरे की ओर ले जाती है। इसका विश्लेषण करने पर मीना को उसका सामान्य चावल का दलिया पता चलता है और वह टिप्पणी करती है कि इसकी गंध वास्तव में अच्छी है। हालांकि अपने मन में वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करती है क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य इतने दयालु नहीं हो सकते हैं। यह देखते हुए कि वह किसी भी नैतिक विश्वास के बावजूद उनके द्वारा पकड़ी गई थी, इस मामले में डेमियम का पेट तेज आवाज करता है। वह नायक को चावल के दलिया का एक निवाला खाने का आदेश देती है, जिसे वह तुरंत सबसे अच्छा करता है। लड़की एक और निवाला खाने के लिए कहती है, इस बार एक बहुत बड़ा निवाला, और ली यह कह भोजन समाप्त होने के साथ एक सामान्य व्यक्ति के लिए
चावल का एक पैकेट माना ने सोचा कि आखिर क्या हुआ, और अब वह मनुष्यों की प्रशंसा करने लगी। हालांकि उसने अपने गुस्से की मुद्रा को बनाए रखते हुए ले को आदेश दिया कि वह उसे तुरंत जाने दे, अन्यथा वह उसे मार देगी। शुरू में नायक निराश होता है कि लड़की ने उसके सारे चावल खा लिए हैं और वह पहले ही जाना चाहती है, लेकिन वह समझाता है कि कोई भी उसे जाने से नहीं रोकेगा। इस मामले में दरवाजे की ओर इशारा करते हुए लड़की जाने के लिए तैयार हो जाती है, और कुछ भी करने से पहले नायक उसे अपनी यात्रा में सावधान रहने के लिए कहता है, ताकि कार्टर या उसके जैसे किसी अन्य बेवकूफ द्वारा उसे पकड़ न लिया जाए। यह सुनने पर लड़की को लगता है कि लड़का उस विदाई संकेत के साथ अन्य रईसों से अलग लगता है। मीना कुछ दबी हुई भावना की शुरुआत को दर्शाते हुए थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन इस समय वह बाहर कुछ ऐसा सुनती है जो उसे डराता है, और इस प्रकार वह नायक पर झपटती है, उसे बदमाश कहती है, जोंक और मांग करते हैं कि वे इस मामले में द्वार खोलें। लड़की दावा करती है कि वह अपने संदेह के बारे में सही थी, लेकिन नायक कहता है कि वह नहीं जानता कि क्या हो रहा है। आबादी जल्दी से महल में प्रवेश करने में कामयाब हो जाती है, जो लॉर्ड्स हॉल के करीब और करीब पहुंच रही है। विद्रोह की चीख पूरे स्थान पर सुनी गई थी। ताकत के लिए आह्वान और जोंक की मौत का आदेश देते हुए बैरन के क्वार्टर तक पहुंचने पर पाप का जीआर एक लॉक के साथ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। इसका सामना करना पड़ता है। नायक लड़की को समझाता है कि ये उसके लोग नहीं हैं, उसे जल्दी से छिपने की सलाह देते हैं। शुरू में मीना संदिग्ध होती है, लेकिन ल्यू कहता है कि अगर वह उसे चोट पहुंचाना चाहता तो वह पहले ही मर चुकी होती, जिससे लड़की उसकी बातों को थोड़ा और गंभीरता से लेती है। अंत में विद्रोहियों का समूह दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। करों के जवाब में नायक टिप्पणी करता है कि उसने अतिरिक्त कर संग्रह का आदेश नहीं दिया था। ऐसे परिदृश्य में एल्डर पहले उसके चेहरे पर स्क्रॉल दिखाता है। इसे देखने पर नायक सोचता है कि यह उसका नहीं है, क्योंकि उसने बैरन को स्ट्रॉ पेपर का एक बैच भेड़ के बच्चे के रूप में बेचा था। इस मामले में 1.5 महीने पहले ल्यू सवाल करता है कि क्या यह एक भेड़ का बच्चा स्क्रॉल है। कहता है कि अगर कोई जानना चाहता है कि यह कहां से आया है तो यह शायद महल से आया है। इस प्रकार नागरिक समझते हैं कि उनकी उम्मीदें सही थीं, और उनमें से एक टिप्पणी करता है कि उसके भाई की कुछ समय पहले अपमानजनक करों के कारण भूख से मृत्यु हो गई थी। इस समय नायक को अवतार दानव कहा जाता है, और वह बदले में केवल यह सोचता है कि उसने स्ट्रॉ पेपर का एक गुच्छा बेचा था। अंतिम मोड़ में विद्रोह का वास्तविक कारण नहीं। समझ अप्रत्याशित रूप से मीना संघर्ष में हस्तक्षेप करती है और लड़के से कहती है कि जब तक वह उसकी पहचान पर सवाल उठाता है तब तक वह उसका हाथ थामे रहे। कानून के अनुसार यदि कोई नागरिक किसी कुलीन व्यक्ति को मारता है तो विद्रोह करने वाले सभी लोगों और उनके परिवारों को फांसी की सजा दी जाएगी। प्रस्तुत जानकारी के आधार पर नागरिकों में से एक समझता है कि लड़की सही है और दूसरा कहता है कि उसे अपनी मौत की परवाह नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी और बेटियों को कोई नुकसान पहुंचे। इस मामले में नायक को बस यह याद आता है कि उसने लड़की को छिपने के लिए कहा था। यह समझ में नहीं आ रहा कि वह अब वहां क्यों है। मीना तुरंत पूछती है कि क्या भूमि का स्वामी ठीक है, और वह सकारात्मक जवाब देता है, जबकि खंजर उसके सिर में घुसा हुआ है, जिससे लड़की हंसती है। इस पल बाफू चिढ़ जाता है और टिप्पणी करता है कि बैरन करों में 50% की वृद्धि कर रहा है, जो वास्तव में मौत की सजा के समान है। इससे नायक कागज पर एक नजर डालने का फैसला करता है, और इसे देखने पर चीजें उसकी कल्पना से भी बदतर थीं। यह कार्टर के हस्ताक्षर के साथ लिखा गया था कि शहर के प्रिय घोड़े के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए करों में 50% की वृद्धि की जाएगी। यह महसूस करते हुए कि वह एक बलि का बकरा बनाया गया था, ले उन्हें सूचित करता है कि अधिसूचना पिछले स्वामी द्वारा जारी की गई थी, और इस मामले में यह नागरिकों के बीच भ्रम पैदा करना शुरू कर देता है। लेकिन उनमें से सबसे छोटा दृढ़ रहता है, क्योंकि उनका मानना अक्साई यांग के करों में फिर कभी वृद्धि नहीं होगी। साथ ही आश्चर्य की बात यह है कि इससे कुलीन के वचन के कारण
आबादी में अविश्वास पैदा होता है, लेकिन उन्होंने उसे मिनिमाइजेशन को फाड़ते देखा, जिसका अर्थ है कि उनके पास भोजन होगा। धीरे धीरे विद्रोही शांत होने लगते हैं और नायक यह कहते हुए भाषण देना शुरू करता है कि केवल अपने नागरिकों को खुश रखकर ही भूमि का स्वामी खुश हो सकता है। इस मामले में वह कहता है कि वह धन प्राप्त करने में सभी का मार्गदर्शन करेगा और शांति और समृद्धि के युग के लिए प्रयास करेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाने और कुछ भारी श्रम पर काम करने की आवश्यकता होगी। हालांकि वे वास्तव में इसे नहीं समझते थे। नागरिकों को यह अविश्वसनीय लगा और वास्तव में ऐसा होने के कारण बाफू ने सभी महान दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देने का फैसला किया और ग्रेसलू ने बदले में दोहराया कि यह सच है और अपने वचन से कभी पीछे न हटने पर खुद पर गर्व करता है। इस मामले में हर कोई छोड़ने का फैसला करता है और आशा करता कि पहले तो वह बहुत चिंतित था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि नायक इस मामले में किसानों के एक समूह को नियंत्रण में रखने में असमर्थ होगा। बैरन का बेटा खुश है और अपने पिता की प्रशंसा करता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि पै यांग शहर जल्द ही उनके हाथों में वापस आ जाएगा। हालांकि अचानक बुरी खबर आती है। भगवान को बताया जाता है कि बुरी खबर की घोषणा के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ है। फेज नौकर से पूछता है कि इस मामले में उसे इतना घबराहट क्यों हुई। आदमी कहता है कि ले फैंग ने पहले ही आबादी को राजी कर लिया है और जानवर महिला को भी रिहा कर दिया है। यह सुनकर बैरन का बेटा बहुत चिढ़ जाता है और कहता है कि वह उस कमीने को मार देगा। हालांकि लड़के के पिता उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और फेज ये कहते हुए हंसता है कि उन्होंने डेमियम खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। कार्टर ने टिप्पणी की कि कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि लड़का अब शहर का स्वामी है, लेकिन वह आश्वासन देता है कि उसे भी थोड़ा और शांत होने की जरूरत है। इसलिए वह एक झपकी का आनंद लेना शुरू कर देता है और मेया अब छोड़ने का फैसला करती है, जिससे लड़का तुरंत जाग जाता है ताकि लड़की का फैसला बदल सके। वह उसे इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। इसके अलावा वह कहता है कि यदि मीना ऐसे ही चली जाती है तो उसका पकड़ना एक बच्चे से कैंडी लेने जितना आसान होगा। यह सुनकर लड़की अपने पंजे दिखाती है और कहती है कि वह अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी मार देगी। नायक समझाता है कि यदि वह चाहे तो वह कुछ समय के लिए वहां रह सकती है, जब तक वह ठीक नहीं हो जाती, और किसी भी मामले में वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बदले में मीना यह मानने में हिचकिचाती रहती है कि मनुष्य अच्छे नहीं हैं और इसलिए इस तरह से दयालु नहीं हो सकते। जवाब देती है कि वह नहीं है, और भले ही वह मुख्य पात्र होती, उसके पास किसी समझौते पर पहुंचने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होती, और वह रुकने का फैसला करती है और सबसे पहले स्नान करने के लिए गर्म पानी के झरनों की ओर जाती है और अब के लिए अलविदा कहती है। पानी में प्रवेश करने पर उसे बहुत शांतिपूर्ण वातावरण मिलता है और वह सोचती है कि ऐसा अच्छा स्नान किए हुए काफी समय हो गया है। हालांकि अचानक उसे अपने बाएं कंधे में दर्द महसूस होने लगता है, जो उसे याद दिलाता है कि उसके अतीत में मनुष्य घृणित थे जब वह कैद थी। भूख के दिनों में सैनिक उसे खाना खिलाने आते थे और उनमें से एक उसे रोटी का एक टुकड़ा देता था। हालांकि उस रोटी को खाने के बाद यह उसे सुला देने के लिए एक जाल बन जाता था, जिससे उसे बुराई के दास के रूप में बेचना आसान हो जाता था। रईसों को यह याद आता है कि मीना सोचती है कि सभी मनुष्य घृणित हैं और उनके पहने हुए कपड़ों के लायक नहीं हैं। डेमियम इस समय हमारे नायक को पूरी तरह से मोहित कर लेता है। नायक की उत्तेजना से नाक में विश्वास नहीं होता और वह शोर मचाता है, जिसे लड़की सुन लेती है। इस पर वह पूछती है कि वहां कौन है, और नायक जवाब देता है कि वह उसे जल्दी से धोने के लिए कुछ देने आया है। एक साबुन की टिकिया दरवाजे से लड़की के हाथों में फेंकी जाती है और वस्तु लेने पर डेमियम को पता चलता है कि इसकी गंध अच्छी है, मनुष्यों जैसी ही गंध है। बाद में अपने क्वार्टर में नायक कुछ कागजी कार्रवाई उठाता है और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक करता है। उसके तुरंत बाद उसके नहाने के बाद कमरे में एक महिला प्रकट होती है, लेकिन वह शर्माते हुए टिप्पणी करती है कि ये कपड़े उसे ठीक से फिट नहीं हो रहे हैं।
उसके सामने जो महिला है, लड़का उत्साह से सोचता है कि एक ताजा नहाया हुआ कैटवुमन वह चीज है जिसे वह दूसरी दुनिया में कभी नहीं देख पाता। और लड़के की विकृत बातों से पहले लड़की उसके इरादों को समझ जाती है और इस प्रकार सवाल करती है कि वह क्या देख रहा है। इस मामले में नायक विषय बदलने की कोशिश करता। कटोरा लेने पर उसके खिलाफ साजिश रची गई। उसने कहा कि इंसान हमेशा कुछ न कुछ साजिश करते रहते हैं, लेकिन नायक उसे विश्वास दिलाता है कि वह बाकियों से अलग है। इस प्रकार डेमियम इस बात से सहमत होता है कि लड़का अलग है, यह देखते हुए कि वह एक इंसान है जो स्नान करते समय दूसरों पर जासूसी करता है। इस समय नायक को पता चलता है कि वह पकड़ा गया है और सोचता है कि अगर लोगों को पता चल गया तो वह वहां नहीं रह पाएगा। हालांकि लड़की स्थिति की तुलना में दलिया में अधिक रुचि रखती है और इंसान के विचार में वह उसे जल्द ही अपना बैग पैक करने की सलाह देती है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में नायक शहर का स्वामी नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि जल्द ही क्या होने वाला है। घोड़ा चोर डाकुओं का एक समूह है जो शरद रथु की फसल के आगमन के साथ 20 दिनों में दिखाई देंगे। वे फसल को लूट लेंगे और शहर के स्वामी को मार सकते हैं। शहर और शीर्षक इतनी आसानी से देव अगले नेता की कब्र है। मीना ने बदले में समझाया कि यह इतना बुरा है कि वह दक्षिण जाना चाहती है, लेकिन अन्यथा वह वहीं रह सकती है और सभी मनुष्यों को एक दूसरे को मारते हुए देख सकती है। मौत के विचार पर सवाल उठाया जा रहा है। नायक पूछता है कि क्या लड़की डाकुओं से डरती है, लेकिन वह कहती है कि बर्फ और हिम की देवी का क्रोध भी उसे डरा नहीं सकता, जिससे ल्यू भ्रमित हो जाता है क्योंकि उसने इस पवित्र प्राणी के बारे में कभी नहीं सुना है। लड़की टिप्पणी करती है कि यह उसकी वजह से है कि 5 साल तक मजबूत बर्फीला तूफान चला था। 5 साल पहले बर्फ और हिम की देवी अचानक क्रोधित हो गईं और एक ठंडी हवा चलाई और आसमान से गिरने वाली बर्फ आंखों से दूर तक चली गई, जिससे पूरी दुनिया बर्फ और हिम की भूमि में बदल गई। उनके पास दक्षिण की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कहानी समझाने के बाद बर्फ से घिरे मेना सवाल करते हैं कि भूमि के स्वामी को यह कैसे पता नहीं था। इसलिए नायक कुछ असहज होकर बताता है कि वह उस समय पूर्व की ओर यात्रा कर रहा था। इससे कुछ संदेह होता है, लेकिन लड़की को ज्यादा परवाह नहीं होती है और वह अनुरोध दोहराती है कि यदि नायक मरना नहीं चाहता तो वह भाग जाए। हालांकि ले को याद आता है कि शरद रथु की फसल आने में अभी भी आधा महीना बाकी है और कहता है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह गर्व से कहता है कि उसका अपना रास्ता है, एक निश्चित जंगल में एक बाघ मेव वो नाम के एक लड़के के पीछे दौड़ता है जो जानवरों की क्रूरता के बावजूद स्थिति के बारे में बहुत चिंतित नहीं दिखता है। एक आत्मविश्वास भरी नजर से लड़का बाघ से उसका पीछा करने के लिए कहता है। क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, इसलिए जानवर पूरी ताकत से लड़के का पीछा करता है और वे इस बैरिकेड के पास पहुंचते हैं। भगोड़ा आसानी से उस पर चढ़ जाता है। अब शो टाइम है। न्यूवेल नए सैंड और नए सैग के साथ अपने हथियारों और गियर के साथ जानवर का शिकार करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। बाघ को पता चलता है कि वह मुश्किल में है, लेकिन उसके पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। अंततः उसे पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। लड़के के शहर में शिकार खत्म हो जाता है। वह ऊपर से दिखाई देता है और अब उपहार तैयार है। वे कायांग शहर में अपने गंतव्य की ओर जाने का फैसला करते हैं। चाचा समाचार परिवार की नागरिकों द्वारा समीक्षा की जाती है और वे टिप्पणी करते हैं कि चूंकि उन्होंने कार्टर की भर्ती से इनकार कर दिया है, इसलिए वे कभी भी शहर में वापस नहीं आए, क्योंकि नागरिक ये नहीं समझते हैं कि यह परिवार शहर में क्यों प्रवेश कर रहा है। लेकिन बाफू समझता है कि जिस दिशा से वे शायद ले ऑफ फेम का दौरा करने जा रहे हैं, विद्रोही लड़का चिल्लाता है कि यह असंभव है, क्योंकि भले ही युवा रईस राजा को आमंत्रित कर सके, वह पूरे नए परिवार को आमंत्रित नहीं कर सकता है। इस मामले में एक संदेह पैदा होता है, लेकिन यह सर्वविदित है कि बाद में महल में उसके प्रति प्रेम में डूबते हुए नायक अपने चाचा म्याऊ और मे के आगमन से बेहद खुश होता है। फिर वे बाघ को जमीन पर फेंक देते हैं
और उसे बताते हैं कि यह शहर का गवर्नर बनने के लिए एक उपहार है। इसे देखकर लड़के की आंखें चमक उठती हैं, यह सोचकर कि वह एक उच्च गुणवत्ता वाला फर कोट बना सकता है, और वह पूछता है कि क्या जानवर का वजन लगभग 250 किलो है। विनम्रता बनाए रखने के लिए नायक कहता है कि बस उनका आना ही पर्याप्त था, जिसे मिन पाखंड मानता है। विषय बदलते हुए पहले वाली लड़की निकोल से पूछती है कि क्या वह लियू फैंग को नहीं देखना चाहता है, और उसे जल्दी से उसे नमस्ते कहने की सलाह देता है। लड़की द्वारा निकोल को धक्का देने के बाद वह जानवर के शरीर पर ठोकर खाती है और अंत में हमारे नायक की बाहों में गिर जाती है। हालांकि उसके स्तन नायक की छाती से दबते हैं, जो उसे उत्तेजित करता है, और वह टिप्पणी करता है कि जब उसने उसे आखिरी बार देखा था तब से वह बहुत बड़ी हो गई है। ऐसा कहने के बाद नायक को मन में पछतावा होता है, लेकिन सौभाग्य से लड़की भोलेपन से सोचती है कि लड़का इस स्थिति में उसकी ऊंचाई का जिक्र कर रहा है। आंटी में को यह खुलासा मजाकिया और नया लगता है। कुछ शर्मिंदा होकर अब व्यापार पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है। एसओआई सभी परिवार के सदस्यों से वफादारी की शपथ लेने के लिए कहता है। हालांकि नायक ने देखा कि उसके चाचा को सूची में छोड़ दिया गया था, इसलिए वह कहता है कि वह उसे महल का मुख्य प्रशासक बनाना चाहता है। यह सुनकर आदमी अफसोस के साथ लड़के को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देता। अपने चाचा के पैर में कुछ बदलाव करके उसने नए को खड़े होने और चलने का प्रयास करने के लिए कहा, जिससे बिना समय बर्बाद किए सभी में उत्सुकता पैदा हो गई। वह आदमी हेल लांटर आजमाया गया और आशंकित रूप से, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक पीआर ऐसी पैर के साथ खड़ा होने में कामयाब रहा ताकि प्रोटोटाइप का परीक्षण कर सके। नए ने महल के अंदर कुछ कदम चले, जिससे उसका परिवार इस दृश्य को लेकर भावुक हो गया। अनिवार्य रूप से वह आदमी अब दावा करता है कि वह यह सुनकर चल सकता है। आंटी में रोती है क्योंकि यह वास्तव में अद्भुत है, और निकल अपनी मां को सूचित करती है कि इससे उसका मेकअप उतर रहा है। सभी के बीच एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। खुशी उस जगह को घेर लेती है और बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए सब कुछ अपने कब्जे में ले लेती है। ले कहता है कि उसके चाचा को अधिक बार अभ्यास करना चाहिए और जल्द ही उसके लिए सामान्य लोगों की तुलना में कोई अंतर नहीं रहेगा। वह सब कुछ समझ रहा है जो लड़के ने उनके लिए किया था। में अपने आंसू पहुंचती है और दोनों एक दूसरे को दृढ़ निश्चय के साथ देखते हैं। इस प्रकार पूरा परिवार नायक की ओर चलना शुरू कर देता, अपने चाचा को उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देता है जिसने अब से महल को संचालित करने का प्रभार उसे सौंप दिया है। इसके अतिरिक्त नायक उससे शहर का प्रबंधन करना सिखाने के लिए कहता है। इसके कुछ ही समय बाद इक्सियांग के राज्य में बैरन उमर का एक पत्र आ रहा था। इस मामले में बैरन और पश्चिमी सन सिटी के खिलाफ उसकी योजना अब कहीं और शुरू हो रही थी। एक निश्चित प्रतिष्ठान में एक आदमी जो आप देख रहे थे उस पर आक्रोश से चिल्ला रहा था। यह एक व्यापारी के साथ एक व्यापार था। आदमी इस बात से नाराज है कि आधा किलो अनाज 3 तांबे के सिक्कों के बराबर है, और याद करता है कि ऐसे मामले में पिछले दिन केवल 2 की जरूरत थी। व्यापारी टिप्पणी करता है कि कल कल था और आज आज है। स्पष्ट रूप से वह लड़के का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए वह पूछता है कि क्या लड़का खरीदेगा या बस बातें करता रहेगा। शुरू में लड़का केवल चिढ़ गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। व्यापारी हालांकि स्तब्ध खड़ा है और उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि घंटी बजने के साथ मुफ्त में भोजन वितरित किए जाने का कारण क्या है। अंकल म्यू सभी को सूचित करते हैं कि महल सचिवों और शिकारियों के साथ साथ मजबूत लोगों की भर्ती कर रहा है। उनके लिए बेहतर स्थिति होगी। सचिवों को 120 तांबे के सिक्के मिलेंगे। उसके बाद शिकारी और मजबूत लोग आएंगे जो इतने अच्छे वेतन के साथ 80 मासिक कमाएंगे। नागरिकों को विश्वास होने लगता है कि यह झूठ है, क्योंकि एक कुलीन इतना उदार नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वेतन पिछले भगवान द्वारा दिए गए वेतन से दोगुना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक धोखा है। इस समय ले फेंग प्रकट होता है भीड़ के बीच में, यह कहते हुए कि वह अपना वादा निभाएगा, क्योंकि उसके विश्वासों में
सबसे मजबूत यह है कि वह सम्राट की उपस्थिति में अपने वादे कभी नहीं तोड़ता है। जनता उसके आगमन में प्रदर्शित तेज से प्रभावित होती है। इस समय लड़कियां नायक की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए प्यार में पड़ जाती है और हर कोई आश्चर्य करता है कि ये किस प्रकार के कपड़े हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसके अलावा यहां तक कि डेमियम नौकरानी ने भी नागरिकों की नजर में काफी सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। यह कहकर नायक अगले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने चाचा की ओर जाता है। इस प्रकार वह मुंह को सूचित करता है कि वह वहां से कार्यभार संभालेगा, जिसे वह व्यक्ति समझ जाता है। भाषण की अगुवाई करते हुए नायक कहता है कि घोषणा में लिखी गई हर बात सच है, लेकिन उम्मीदवारों को एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जब तक हर कोई परीक्षा उत्तीर्ण करता है, न केवल वे मासिक वेतन प्राप्त करने में सक्षम होंगे, बल्कि वे सभी स्वादिष्ट भोजन भी खा सकेंगे। इसके अलावा यह कहा जाता है कि वे जितना चाहें उतना खा सकते हैं। हर कोई इसलिए इसे आजमाने का फैसला करता है क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और पहले वाला विद्रोही लड़का भूख से व्याकुल होने के बावजूद भी टिप्पणी करता है कि यह सब कुछ व्यवस्थित होने के साथ एक जाल हो सकता है। नायक अपने अधीनस्थों के साथ एक मेज पर बैठता है और पूछता है कि इस मामले में सबसे पहले कौन देखेगा। इसके बारे में ज्यादा सोचे बिना बाफू अपने कर्मचारियों को उठाता है और कहता है कि वह आवेदन करना चाहता है। वह सचिव पद के लिए प्रयास करना चाहता है और भी भगवान को कुछ चीजें दिखाता है जो उसने लिखी थी। वह पत्र भगवान के सपनों के बारे में था और इसे पढ़ने के बाद नायक को एहसास हुआ कि वह अच्छा लिखता है, सबसे बढ़कर लोगों की परवाह करता है। इस आलोक में नायक ने काई यांग शहर के नए सचिव के रूप में बाफू को मंजूरी दे दी और फिर निकोल ने उसे नूडल सूप और भुना हुआ सुअर का मांस परोसने के लिए संपर्क किया, जो उसके सामने उस अद्भुत भोजन के साथ आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था। भगवान विरोध नहीं कर सके और जल्दी से प्लेट को चखने के लिए। हालांकि अज्ञानी उम्मीद के विपरीत बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति भोजन के स्वादिष्ट स्वाद के कारण थी, जिससे लड़का अपने हमले के बीच में रुक गया। बाफू रोता है और कहता है कि उसने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया है, जैसे कि वह अब तक गलत तरीके से जी रहा है। और इस पल वह लड़के द्वारा डांटा जाता है। अगर यह वास्तव में स्वादिष्ट है तो अन्य नागरिक भी इसे आजमाने का फैसला करते हैं। जो शिक्षित हैं वे सचिव पद के लिए लक्ष्य रखते हैं और बाकी भर्ती क्षेत्र में सैनिक पद के लिए लू बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बैलेंस बीम पर चल सकता है, लकड़ी की बाधा पर कूद सकता है और ऊंची दीवार पर चढ़ने के अलावा कांटेदार तार क्षेत्र के माध्यम से क्रॉल कर सकता है, तो व्यक्ति इस मामले में परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। विद्रोही लड़के को पता चलता है कि हर कोई जा रहा है और आश्चर्य करता है कि उसे ऊपर से पूरे सर्किट के विशेषाधिकार प्राप्त दृश्य के साथ प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए। नायक का मानना है कि सब कुछ ठीक चल रहा। लड़का मीना के पास जाता है और उसे धन्यवाद देता है और उसे थपथपाता है। हालांकि डेमियम को ली फैंग के हाथों से छुआ जाना सहज नहीं है, इसलिए वह चली जाती है, जबकि नायक सोचता है कि वह उसके कानों को थपथपाने में लगभग कामयाब हो गया है। निकल सोचता है कि वह लड़की उसके बड़े भाई लियू के लिए कौन है, यह समझते हुए कि वह थोड़ी खतरनाक लगती है, लेकिन उसका साथी भर्ती क्षेत्र में ज्यादा परवाह नहीं करता है। हर कोई थक गया है, लेकिन वे नूडल सूप और भुने सुअर के मांस के बारे में सोचते रहते हैं। इस समय परीक्षणों के बीच एक व्यक्ति गिर जाता है और उसे तुरंत परीक्षण से हटा दिया जाता है। इस प्रकार दूसरे के कपड़े बाड़ तार पर फंस जाते हैं और उसे भी इस तरह से हटा दिया जाता है। अब चढ़ाई प्रतियोगिता में पुरुषों में से एक दूर से प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसके मालिक को ये चीजें कहां से मिलीं। विश्वास नहीं होता कि इतने कम लोग परीक्षा पास करते हैं। तभी निकोल्स अचानक अपनी दोपहर की चाय के साथ चॉकलेट केक और कॉफी लेकर प्रकट होता है, जिसके लिए नायक उसे तहे दिल से धन्यवाद देता है। केक खाने पर उसे वह मुलायम और स्वादिष्ट और साथ ही मीठा और हल्का लगता है। इसलिए नायक निकेल की उसकी अविश्वसनीय
पाक कौशल के लिए प्रशंसा करता है और वह बेहद खुश है कि उसके मालिक को उसकी तैयारी पसंद आई है। तभी अप्रत्याशित रूप से कमरे में एक और व्यक्ति प्रकट होता है। यह डेमियम है, जो चतुराई से केक का एक टुकड़ा चुराता है और इसे खा जाता है। निकोल कहती है कि वह खुश है कि उसे यह पसंद आया, लेकिन उसे लगता है कि उसने पूरी सुबह सिर्फ ल्यू के खाने के लिए खाना पकाया था और अब मीना ने इसे खा लिया है। इस सुखद माहौल को काटते हुए युवा मालिक के कमरे में बुरी खबर आती है। ऐसा कहा जाता है कि लोग भोजन की तलाश में पयांग शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमारा नायक हैरान हो जाता है। नागरिक भोजन की कमी से लगभग मर रहे हैं। इस मामले में न्यू का मानना है कि उन्हें भर्ती के लिए मानदंड कम करना चाहिए, और लड़की ने मजाक उड़ाया कि यह सिर्फ एक सरल पाठ्यक्रम है, कई लोग अभी भी इसे पूरा नहीं कर पाए हैं। वह हंसती है